फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑन फॉरेन कंपनीज। मैंने पिछली जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने फॉरेन कंपनीज की रिवीजन वीडियो अपलोड की है, और आज मैं उसके प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, हमने कहा मैं हर चैप्टर पे 3 स्टेप कर रहा हूँ। पहले रिवीजन वीडियो, उसके बाद उसका प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इंक्लूडिंग ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप पे अपन लोग आ रहे हैं टेस्ट के ऊपर। तो सेकेंड स्टेप है आज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का, और थर्ड स्टेप वुड बी कि इसका टेस्ट होगा। और टेस्ट जो है आज 29 अप्रैल है, और 30 अप्रैल को आपको हमारे टेलीग्राम के पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो फॉरेन कंपनीज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा चैप्टर है और इसमें ज्यादा बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन बनाने का स्कोप कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने जो टेस्ट अनाउंस किया है वो टेस्ट जो होगा वो फॉरेन कंपनी प्लस उसके अलावा ड्राफ्टिंग के ऊपर होगा। तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना ताकि आप टेस्ट को टैकल कर सकें। चलिए, क्वेश्चन है कि एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनीज। पहला, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। सबसे पहले तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 वो लिखिएगा। फिर जैसे ही आप शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखेंगे तो आपके इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए सेक्शन 386। जिनको नहीं दिमाग में आ रहा, अगेन मैं दोबारा बोलता हूं, सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखकर फिर इस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वीडियो को देखा कीजिए, तभी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप वो रिवीजन वीडियो देख चुके हैं। चलिए दोबारा अब आते हैं। तो यानी कि इन्होंने सेक्शन 386 पे भी अटैक किया है। तो सेक्शन 386 कहता है कि जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, देखिए फॉरेन कंपनी में 3 फीचर होने चाहिए। पहला इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तीसरा बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया होनी चाहिए। जब मैं प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करता हूं तो सेक्शन 386 में लिखा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आएगा। तो यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका जो इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है, बिल्कुल ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर बिजनेस एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखा तो मैं कहूंगा, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप नेगेटिव एजम्पशन भी मान सकते हैं, पॉजिटिव एजम्पशन भी मान सकते हैं। बट अगर देखें, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कीजिए, तो 386 में जब उसने दिया कि उसका शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लेके जा रहा है कि भैया फॉरेन कंपनी है। तो इसलिए पॉजिटिव साइड की एजम्पशन लीजिएगा। हम लिख देंगे प्रोवाइडेड इट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, यानी कि फॉरेन कंपनी है। 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, अगर तीसरी भी हो जाए तो ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, चले। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस देयर। इंडियन सिटीजन्स ने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है सिंगापुर में फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस देयर। तो ये फॉरेन कंपनी कैसे हुई? सर, इंडियन सिटीजन ने बनाई है, देन व्हाट? फॉरेन कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशन। पहला, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल हुआ है। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कोई है ही नहीं, तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 का रेफरेंस आप दे ही चुके हैं। उसके बाद बस सीधा लिख देंगे, क्योंकि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बेशक सिंगापुर में हुआ है, बट कैरिंग ऑन द बिजनेस इन सिंगापुर ओनली विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। ठीक हो गई थी बात, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द XYZ लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन विच हैज अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट मुंबई। अगेन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए, सेकेंड, एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स, ये 2 नंबर के आते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 ऐसे 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर इस पर यही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता। ओके, ग्रेट। West Bengal is required to deliver various documents to the registrar of company under the provision of the Company Act. You are required to state where the said companies should deliver such documents. Section 380 में अगर हम देखें, हालांकि रूल नंबर 8 आपके सिलेबस में अब है नहीं, बट फिलहाल रूल नंबर 8 के अंदर लिखा था। रूल नंबर जैसे ही मैं कहूं, तो अगर आप रिवीजन क्लास देखेंगे तो मैंने बार बार कहा है
कि जब भी सेक्शन लिखेंगे साथ में लिख दीजिएगा सेक्शन 380 रेड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेन कंपनीज रूल 2014। ठीक है, अब सारे डॉक्यूमेंट जो है वो किसके पास फाइल होते हैं, आरओसी दिल्ली के पास। ये सेक्शन 380 में भी लिखी हुई है बात, रूल 8 में भी लिखी हुई है बात। तो यहां पर वही लिखना है कि कौन से आरओसी के पास डिलीवर होने हैं, आरओसी दिल्ली। ठीक है, थर्ड, इन केस अ फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर ए डॉक्यूमेंट टू द आरओसी स्टेट द पेनल्टी प्रेस्क्राइब। इवन दो मैं पेनल्टी याद करने से डिस्करेज करता हूं हमेशा, मगर फिर भी मैंने इस सेक्शन की रिवीजन वीडियो में कहा है कि भैया इसकी पेनल्टी जरूर याद करनी है। सेक्शन 392 की पेनल्टी जरूर याद करनी है, रिवीजन वीडियो में इस पर चर्चा की है तो फिर याद करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, Joy Limited was incorporated in London with a paid-up share capital of 10 million pound. Mr. Y, an Indian citizen, hold 25% of the paid-up share capital. X Limited, a company registered in India, hold 30% of the paid-up share capital of Joy Limited. Oh my God. पेड-अप शेयर कैपिटल $10 मिलियन है। मिस्टर वाई इंडियन सिटीजन होल्ड करता है 25%। एक्स लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया होल्ड करती है 30%, यानी कि ऑलमोस्ट 55% होल्ड करते हैं इंडियन सिटीजन और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इमीडिएटली दिमाग में क्लिक करना चाहिए सेक्शन 379 जो कहता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसमें नॉट लेस देन 50% इज हेल्ड बाय द इंडियन सिटीजन और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो फिर ऐसी कंपनी का इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में सारा कानून इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जैसे कि इंडियन कंपनी है। कौन कहता है, सेक्शन 379 पे ये अटैक हुआ है। फिर कहता है जॉय लिमिटेड इज रिसेंटली एस्टेब्लिश अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस, लो जी 386 भी आ गया। द कंपनी सीक योर एडवाइस एज टू व्हाट फॉर्मेलिटी इट शुड ऑब्जर्व एज अ फॉरेन कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये फॉरेन कंपनी है, यस फॉरेन कंपनी है। सेक्शन कौन सा लिखोगे, 242 के साथ लिखोगे, 386 साथ में जोड़ोगे, फिर 379 लिखोगे। इन दोनों को जोड़ो तो बनेगा फॉरेन कंपनी है। 379 बताता है कि अगर इंडियन सिटीजन एटलीस्ट 50% होल्ड करते हैं तो फिर क्या होता है। अच्छा, सेकंड में देखना कहता है स्टेट ब्रीफली द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ द अकाउंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बाय द फॉरेन कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ग्लोबल बिजनेस एज वेल एज इंडियन बिजनेस। जब वो अकाउंट्स की बात कर रहा है तो सेक्शन 381 के ऊपर आ गया मतलब। तो सीधा हम क्या सेक्शन 381 लिख सकते हैं। 381 में क्या लिखोगे कि आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 381 यानी कि अकाउंट्स इन रिलेशन टू द कंपनी में आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, और अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देना पड़ेगा, और आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि चैप्टर 9 यानी कि अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में दी गई है। रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया था, एज इट इज टिपका के आना है। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है DJY एज अ कंपनी as company limited incorporated in Singapore desired to establish a place of business in Mumbai. You being a practicing chartered accountant have been appointed by the company as a liaison officer for the compliance of the legal formalities on behalf of the company. Examine the provisions of the Companies Act, state the document you are required to furnish on behalf of the company on the establishment of a place of business in Mumbai. यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हुए, कंपनी का फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस लाते हुए, इंडिया में एस्टेब्लिश करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल किए जाते हैं। सेक्शन 380 सब सेक्शन 1 में सारे वो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, याद होगा। फेमा फॉर्म नंबर FC1 प्लस मिस्टर डैड प्लस फेमा कंप्लायंस, याद है रिवीजन वीडियो में डिस्कस भी किया था। वही का वही सारा चिपका के आना है यहाँ पर। बढ़े आगे। X Incorporation is a company registered in UK and carrying on the trading activity with a principal place of business in Chennai. Okay, company registered UK, principal place of business Chennai. Since the company did not obtain registration or make arrangement to file the return, the state VAT officer having jurisdiction intent to serve show cause notice on the foreign company. As a standing counsel for the department, advise the VAT officer on the valid service of the notice. अब बताइए, वो कहता है द स्टेट वेट ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इंटेंड टू सर्व शो कॉज नोटिस ऑन द फॉरेन कंपनी। किसको सर्व करे, याद है सेक्शन 383 इसी के ऊपर ही तो है। सेक्शन 383 इसी के ऊपर तो है। तो सबसे पहले लिखो क्या ये फॉरेन कंपनी है, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 42 लिखा। उसके बाद सेक्शन 383 का रेफरेंस दो कि हाँ जी एक आपको ऑथराइज पर्सन मेंशन करना पड़ता है और वेट ऑफिसर उसे ही सर्व करेगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6।
ABC Limited, a foreign company, failed to deliver some desired document to the registrar of company as required under section 380. State the provision of penalty. Section 392 डायरेक्ट अटैक है, कर सकते हो. चले. Robertson Limited is a company registered in Thailand. Although it has no place of business established in India, yet it is doing online business through telemarketing in India. Whether it will be treated as a foreign company under the Companies Act, explain. सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर जब आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन करते हो तो फॉरेन कंपनी में आता है एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब मैंने रिवीजन क्लास में भी समझाया और नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी समझाया कि उसके अंदर बिजनेस टू कस्टमर, टेलीमार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, ये सारे बिजनेस आते हैं. तो क्या टेलीमार्केटिंग के बिजनेस में कंपनी अगर है तो विल इट अमाउंट टू प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? यस. अच्छा, टेलीमार्केटिंग में है कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, यानी कि कोई बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया चल रही है, वो टेलीमार्केटिंग इंडिया में तो ऑब्वियसली चल ही रही है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया भी चल रही है. तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? द आंसर इज यस, फॉरेन कंपनी है. ठीक हो गई बात. चले आगे बढ़ते हैं. Galileo Limited is a foreign company in Germany and it established a place of business in Mumbai. Okay, Germany में established हुई, is a foreign company in Germany and it established a place of business in Mumbai. यानी कि जर्मनी की कंपनी इंडिया में place of business establish हुआ. Explain the relevant provision and rule thereunder relating to preparation and filing of the financial statement as also the document to be attached along with the financial statement by the foreign company. पूरी की पूरी section 381 along with the rule number 3 of the company's registration and of the foreign company रूल नंबर 4 आपको चिपका के आना है. स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सब कुछ A to Z आपको वहां पर लिख के आना है. आई होप कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है. चलिए, मैंने कहा ना ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9. कहता है जी, as per the provision of the Company Act, define the status of Hilway Limited, a company incorporated in London, which has a share transfer office at Mumbai. Again, कंपनी कहां पर इस्टेब्लिश हुई? लंदन में, और शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में है. इवन तो बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया की चर्चा नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि इट विल बी अ फॉरेन कंपनी प्रोवाइडेड इट हैज एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. ठीक है ना, क्योंकि शेयर ट्रांसफर ऑफिस इंडिया में है, इसका मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है. सेक्शन 386 लगा दिया. सेक्शन 2 क्लॉज 42 का रेफरेंस देकर सेक्शन 386 बनाएंगे. सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 42 डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन 386 जैसे ऊपर किया है वो डिफाइन करेंगे. फिर कंक्लूजन लिखेंगे प्रोवाइडेड या इट में बी प्रिज्यूम्ड दैट इट कैरीज ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है समथिंग दे आर जनरेटिंग सम रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया एज वेल. ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10. LMP Paper Limited is a company registered in Thailand, although it has, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11. Examine and state whether the following companies can be considered as a foreign company under the Companies Act 2013. Okay. A company which is incorporated outside India employs agents in India but has no place of business in India. मुझे लगता है ये इतिहास में इस चैप्टर के अंदर आया हुआ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है. इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1. बड़े ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है, बड़े ध्यान से. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, गुड वन. एम्प्लॉयज एजेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयज एजेंट इन इंडिया. अब ये देखते ही आपको दिमाग में आ गया होगा, ओह सर ये तो सेकंड पे कंडीशन 386 भी लग गया. ना मुन्ना ना, इतना जल्दी इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं दौड़ते. ध्यान से अब शब्द को पढ़ना, आपने शायद इतनी गंभीरता से शब्द पढ़ा नहीं होगा अभी तक. फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent. यानी कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है जिसे या तो आप चला रहे हैं या आपके बिहाफ पर आपका एजेंट चला रहा है. इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या है.
A company which is incorporated outside India employs the agent, means they are not having any place of business which is run by their agent on their behalf. Rather they just employ an agent. Getting it? Superb point था. प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया चाहिए हमें, एम्प्लॉय नहीं चाहिए. कोई एजेंट के रूप में आपने एम्प्लॉय कर दिया वो नहीं चाहिए मुझे. बट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आगे लिखता है. तो दिस इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. आगे, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर हु आर ऑल इंडियन सिटीजन. मुझे क्या करना है? मुझे तो ये बताओ कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई, बहुत अच्छी बात है. प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ये दोनों बातें दी नहीं हुई. तो मैं कैसे प्रिज्यूम कर लूं कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं ये भी होगा, प्रिज्यूम कर रहे हैं वो भी होगा? ऐसे कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं? सीधा लिखो भैया, दोनों कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी. ठीक है ना. थर्ड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट ऑल द शेयर होल्डर आर फॉरेनर. क्या ये फॉरेन कंपनी है? ऐसी की तैसी. ये तो इंडियन कंपनी है क्योंकि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. फॉरेन कंपनी के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए. बट जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो फॉरेन कंपनी कैसे है भैया? बोलो ना. हाँ, आगे, अ कंपनी विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश इन इंडिया, no place of business established in India, okay, yet is doing online business through telemarketing in India. ये नहीं बताया इसने कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, ये नहीं बताया भाई. कहता है फॉलोइंग कंपनी कैन बी अ कंपनी विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया येट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेलीमार्केटिंग इन इंडिया. यानी कि एक बात तो कॉमन सेंस से निकाल सकता हूं, वो क्या? कंपनी का कोई बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं है मगर टेली मार्केटिंग के थ्रू इंडिया में चल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि शायद कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, कह सकता हूं. अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू चल रही है तो प्लेस ऑफ बिजनेस भी है. तीसरा, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में भी है, बिजनेस एक्टिविटी चल ही रही है क्योंकि टेली मार्केटिंग चल रही है. तो क्या फॉरेन कंपनी बन सकती है? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस, फॉरेन कंपनी बन सकती है फोर्थ वाले में. ठीक है, तो ध्यान रखना ये कॉम्प्लिकेशन की हदें हैं, बस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बन ही नहीं सकती एग्जाम में. आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चैंग लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, प्रपोज टू इशू द प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज इन इंडिया. द कंपनी हैज नो एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ओके, सिंगापुर में एस्टेब्लिश हुई, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस इन इंडिया सीक योर ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस अंडर कंपनीज एक्ट 2013. यानी कि कंपनी का कोई एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है एंड कंपनी फिर भी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है. लिस्ट आउट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लोज्ड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस. अच्छा, जब प्रोस्पेक्टस के साथ कौन से डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं, तो ये बात कहां लिखी हुई है? 389 में, जो कहता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और वो प्रोस्पेक्टस का सर्टिफाइड होना जरूरी है बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी के द्वारा या फिर एंड 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा एज अप्रूव्ड बाय द मैनेजिंग बॉडी. ठीक है, फिर ये रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना जरूरी है. अगर कंपनी का एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है तो भी फिर क्या हो गया? हमने कहा कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई, कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश है या नहीं है, वो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आरओसी के पास जाना चाहिए और इसके साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट जाने चाहिए. अब डॉक्यूमेंट कौन से जाने चाहिए? हमने डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ा था कंसेंट ऑफ प्यूमा. कंसेंट ऑफ प्यूमा का मतलब क्या है भैया? हमने कहा था कि एक तो पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको एक्सपर्ट की, फिर उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ये पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारा अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, ये सब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. 389 के अंदर हमने चर्चा की थी. ठीक है, तो वही चिपका के आना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा आप रिमूव कर दीजिएगा, ये ना रूल 10 पे आधारित था, बेस्ड ऑन रूल 13, सॉरी बेस्ड ऑन रूल 10. तो मैंने रिवीजन क्लास में भी बताया कि देयर इज नो नीड टू डू रूल 10, तो इसलिए यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन नाउ. ये इट वाज बेस्ड ऑन रूल नंबर 10. स्टडी मटेरियल ने अब रिमूव कर दिया जिसकी चर्चा मैंने रिवीजन वीडियो में की है. चलिए, X incorporated a foreign company registered in UK and carrying on the trading activity with the principal place of business in Chennai. Company registered in UK,
Principal place of business in Chennai. Since the company did not obtain registration or make arrangement to file return, registrar having jurisdiction intend to serve show cause notice on the foreign company. As a standing counsel for the department, advise the registrar on the valid service of notice. Section 383 किसको सर्व किया जाएगा? 383. ठीक है, सिंपल. चलो जी, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15. नवंबर 2019 में आया और अगेन मैं कहूंगा कि बेहतरीन क्वेश्चन ये आया है नवंबर 19 के अंदर. सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखिएगा क्या कहता है. कहता है इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी. पहला, मैसेज रेडस्टोन लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर and the board of directors meets and execute business decision at their board meeting held in India. Okay. सवाल उठा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर में है. प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं पता, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया नहीं पता. हाँ, ये जरूर लिखा है कि एग्जीक्यूट होते हैं, बिजनेस जो डिसीजन है वो एग्जीक्यूट इंडिया में हो रहे हैं क्योंकि बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई है. अच्छा, कहीं हमने ऐसा पढ़ा कि अगर बिजनेस बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई है तो इसका मतलब है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. कहीं ऐसा कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं भाई. मैं कहता हूं कि इंडियन कंपनी का ये एग्जांपल ले लो, बोर्ड मीट करने के लिए थाईलैंड चला गया तो इसका मतलब क्या प्लेस ऑफ बिजनेस आपका थाईलैंड में हो गया? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. तो फिर सबसे पहले तो आप डिफाइन करना सेक्शन 2 क्लॉज 42. सेक्शन 2 क्लॉज 42. अच्छा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे ना तो उसने ये भी लिखा है सेकंड वाले में लिखा है इंस्टॉल्ड मेन सर्वर इन दुबई फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेटेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया. यानी कि जब सेक्शन 2 क्लॉज 42 को डिफाइन करोगे तो साथ में इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या होता है बिजनेस वो भी डिफाइन कर देना पूरा. As per the company's rules, company's registration of the foreign company rule 2014, meaning of business in electronic mode वो पूरा डिफाइन कर देना. ठीक है ना, along with meaning of ई मोड सारा डिफाइन कर दिया. अब प्लेस ऑफ बिजनेस पहले वाले पे आते हैं. प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है पता नहीं, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया में है पता नहीं, मगर बिजनेस बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई है. यस. तो merely conducting a board meeting in India can be said to have a place of business in India? The answer is no. ये तो कोई बात ना हुई. तो मैं कह सकता हूं merely conducting board meeting cannot be said to have a place of business in India. A place of business in India. तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस, कंपनी एक फॉरेन कंपनी नहीं है. दस नॉट अ फॉरेन कंपनी, दस नॉट अ फॉरेन कंपनी. ठीक हो गए. सेकेंड, मैसेज ब्लू स्टार पब्लिक कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन थाईलैंड हैज ऑथराइज मिस्टर वाई इन इंडिया टू फाइंड द कस्टमर एंड टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ओहो, अच्छा. यानी कि ब्लू स्टार पब्लिक लिमिटेड ने ऑथराइज किया है मिस्टर वाई को कि हमारे बिहाफ पर कस्टमर ढूंढो और कॉन्ट्रैक्ट करो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस एक्टिविटी भी चलाओ. अब पिछले वाले क्वेश्चन में जहां एजेंट की बात हुई थी वहां लिखा था एम्प्लॉय किया एजेंट को एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है, केवल एम्प्लॉय के रूप में रखा हुआ है. बट यहां कह रहे हैं ऑथराइज किया एजेंट को. तो क्या एजेंट के द्वारा भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया चल सकता है? यस. अब बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में भी नजर आ रही है. यस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है वो कंपनी के भी यहाँ पर, तो बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही है. तो फिर इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर फॉरेन कंपनी है? द आंसर इज यस. तो आप लिख सकते हैं रीजन यस फॉरेन कंपनी. रीजन तो आप यहीं पे लिख चुके हैं सारा. सिंस हैविंग place of business and business activity in India through its agent. ठीक हो गई थी बात. थर्ड पे आते हैं. कहता है जेक्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी रजिस्टर्ड इन दुबई हैज
installed its main server in Dubai, okay, for maintaining office automation software by cloud computing for its client in India. यानी कि कंपनी इज प्रोवाइडिंग डेटा एंट्री फॉर सर्विसेज फॉर इट्स क्लाइंट्स इन इंडिया. डेटा एंट्री सर्विसेज क्या वो ई मोड में आ जाती है? द आंसर इज यस, आ जाती है. तो फिर क्या प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है? यस. ऑब्वियसली बिजनेस इनकम भी जनरेट हो रही होगी. यस. तो फिर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया है. यस. तो इट इज अ फॉरेन कंपनी. द आंसर इज यस. थर्ड, सिंस ई मोड बिजनेस एक्टिविटी आल्सो, लिख सकते हो ना, 10 फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी. तो ये था दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट फॉरेन कंपनी के चैप्टर का. ठीक है, अब हम मिलेंगे इसके टेस्ट के साथ, और टेस्ट में ही मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन किस्म के डालने की कोशिश करूंगा. उसके बाद मैं कह सकता हूं आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज मान सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, एक बार आपने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर दिया तो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो.